स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। आज हम आपके पास पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। ठीक है, देखो पिछले कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। देखो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखूं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया। मोटर न्यूरॉन क्या करा, मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल लेके आया। ठीक है, उसने क्या किया, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जिसको हमने क्या बोला, एसिटाइलकोलिन बोला। ठीक है, अब ये जो एसिटाइलकोलिन है वो कहाँ पे लग गया, आपके पास जो मसल सेल है, ठीक है, जो आपके पास मायोफाइबर है। ठीक है, उसने क्या करवा दिया, जो मायोफाइबर है या जो मसल सेल है उसकी क्या करवा दी, उसकी करवा दी डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन वर्ड, डीपोलराइजेशन समझते हो, डीपोलराइजेशन ऑफ मायोफाइबर। देखो डीपोलराइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, आपके पास मान लो ये आपके पास कोई मसल सेल है, ठीक है, जिसको हम मायोफाइबर भी बोल सकते हैं। अब जो आपके पास ये मसल सेल है, ठीक है, जब इस पे क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब इन रिसेप्टर्स पे क्या लग जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर लग जाएगा, तो उस केस में क्या करवा देंगे, डीपोलराइजेशन करवा देंगे, किसकी, सार्कोमियर। ठीक है, ये जो आपके पास सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा समझते हो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल इज नोन एज अ सार्कोलेमा। ठीक है, इसकी क्या करवा देंगे, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक आपको दो चीजें पता होंगी। फर्स्ट है आपके पास मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन। इंट्रासेलुलर आयन कौन सा होता है आपके पास, वो होता है आपके पास पोटाशियम आयन। ठीक है, और दूसरा है आपके पास मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। एक्स्ट्रा सेलुलर आयन वो होता है आपके पास सोडियम। ठीक है, अब आप ये टर्म्स समझ चुके होंगे। इंट्रासेलुलर मतलब सबसे ज्यादा आपके पास क्या होगा, जो आपके पास सेल है, ये आपके पास सेल है, इसके अंदर जो आयन्स होंगे वो क्या होंगे, के पॉजिटिव, पोटाशियम आयन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा सेलुलर आयन्स, तो कौन से ज्यादा होंगे, सोडियम आयन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे ही आपके पास क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर अटैच करके तो जो आपका सोडियम आयन है वो क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो इस मेम्ब्रेन है उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, और क्या जनरेट करते हैं, वो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं आपके पास डीपोलराइजेशन। समझ आया, जब आपके पास क्या होगा, सोडियम आयन अंदर एंटर करना लग जाएंगे और पोटाशियम आयन बाहर जाने लग जाएंगे। ठीक है,
क्या होगा, जो आपके पास मेम्ब्रेन है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब इस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा आपके पास, अब आपको पता है मसल सेल के अंदर क्या होते हैं, ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट बोलते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ठीक है, सिंपली क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और बताई थी मैंने कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, यहाँ पे प्रेजेंट होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा आपके पास, उसके पास क्या स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है आपके पास कैल्शियम आयन। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर देगा, यही पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन ऑफ मायोफाइबर। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा आपके पास, release of calcium ion, release of calcium from sarcoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो आपके पास कैल्शियम है वो किसके साथ बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड विद द ट्रोपोनिन। ठीक है, और जो आपके पास ट्रोपोनिन है वो क्या है आपके पास, रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, अब जब आपके पास कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन के साथ तो वो क्या करेगा आपके पास, अल्टर orientation of troponin and remove the tropomyosin from myosin binding site of actin filament, site of actin filament। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो आपके पास एक्टिन है वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज एक्सपोज्ड। उसके बाद क्या होगा, मायोसिन अटैच होगा, मायोसिन अटैच टू द एक्टिन, मतलब बेसिकली क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, क्रॉस ब्रिज के बाद वो क्या लगाएगा आपके पास, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक से जो आपके पास मसल है वो अंदर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो आपके पास क्रॉस ब्रिज बना था वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब पावर स्ट्रोक में इन चीजों में क्या हो रहा है आपके पास, एटीपी का यूज हो रहा है। ठीक है, और क्या रिमूव हो रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, इसका यूज कर रहे हैं, एटीपी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, जो क्रॉस ब्रिज बना था वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कर होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, तब तक क्या होगा आपके पास, जब तक क्या होगा आपके पास जो मसल है वो क्या ना हो जाए, कैल्शियम आयन, जो आपके पास यहाँ पे ब्रेकेज तब तक नहीं होगी। सिंपल आपके पास पावर स्ट्रोक लग रहा है तो पावर स्ट्रोक के रिजल्टेंट में, मैंने पूरी साइकिल बता दिया आपको जो हमने कल पढ़ा था, पावर स्ट्रोक के रिजल्टेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ठीक है, फिर जब आपके पास क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे, जब आपके पास कैल्शियम आयन, यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है।
अब मान लो आपके पास कैल्शियम आयन रिलीज नहीं हुआ। अगर कैल्शियम आयन रिलीज नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ट्रोपोनिन अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करेगा, अपनी सेम पोजीशन में रहेगा। अगर सेम पोजीशन में रहेगा तो ट्रोपोमायोसिन अपनी सेम पोजीशन में रहेंगे। तो जो आपके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है जो कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट पे, वो एक्सपोज नहीं होगी। ठीक है, अगर वो एक्सपोज नहीं होगी तो आपके पास अटैचमेंट नहीं होगी। मतलब क्या हो जाएगा, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट थी अब क्या कर देगी, जो क्रॉस ब्रिज बना था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और मसल रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पिछले कल पढ़ा था। समझ आ गया आपको क्या क्या हो रहा है। अब देखो इसी को यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वही रिप्रेजेंट किया है। ये आपके पास अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये आपके पास एक्टिन फिलामेंट है जो क्या कर रहा है आपके पास, ये आपके पास मायोसिन फिलामेंट है। ये कौन सा फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में किसका यूज करें, एटीपी का। यहाँ देखो, जब हम एटीपी का यूज करते हैं, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, लास्ट जो बॉन्ड है फॉस्फेट के साथ उसको ब्रेक करते हैं और क्या रह जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, क्रॉस ब्रिज में क्या बन रहा है आपके पास, सिंपली जो आपके पास क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है उसमें क्या है आपके पास, जो एक्टिन है और मायोसिन है वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्रॉस ब्रिज बोल दिया। ठीक है, अब क्या हो रही है, स्लाइडिंग और ओरिएंटेशन। ठीक है, स्लाइडिंग होगी या रोटेशन होगी या पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लाइडिंग रोटेशन का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फिलामेंट, अब ये क्या कर रहा है, इसको अंदर वाली साइड, इस वाली साइड को पुल कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, तो इसको क्या कर रहा है, अंदर वाली साइड को, इस साइड को खींच रहा है। ठीक है, अगर इस साइड को खींच रहा है तो मान लो यहाँ पे दो जेड लाइन है, वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी। ठीक है, समझ पा रहे हो, क्लियर है आपको या नहीं है, या फिर मैं खुद बना के बताऊं। से यस और नो। Repeat one time. सिंपली मैं क्या बोल रही हूँ आपके पास, आपको इतना समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन आ रहा है, कैल्शियम आयन आ रहा है तो ट्रोपोनिन, हाँ, कि अब यहाँ पे कौन सी साइट एक्सपोज हो गई है, यहाँ पे आपके पास एक्सपोज हो गई है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी साइट है, जो मायोसिन है उसके पास कौन सी साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब दोनों के पास एक दूसरे की साइट्स हैं तो एक दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच होने के लिए क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, वो एटीपी का यूज करेंगे। एटीपी का यूज करेंगे और क्या रिलीज कर देंगे, एडीपी रिलीज कर देंगे प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब देखो जब एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो उसको हमने बोल दिया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हो गए तो उसको क्या बोल दिया हमने, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोल दिया। अब ये जो क्रॉस ब्रिज बन रहा है आपके पास, ठीक है, वो क्या करेगा आपके पास, जब आपने किसी को पकड़ लिया, अगर आप उसको अपनी साइड को पुल करोगे, ठीक है, अपनी साइड को खींचोगे, तो सिंपली क्या हो रहा है, जो पावर स्ट्रोक लगाया वो किसकी साइड लगा रहा है, अंदर वाली साइड लगा रहा है, इस साइड को पावर स्ट्रोक लगाएगा, ये अंदर को खींचेगा इसको। ये यहाँ पे आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, जो आपके पास मायोसिन है, पहले इसका हेड कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब इसने इसको पुल किया और अपने हेड को ऐसे कर दिया। समझ रहे हो, मतलब किसको, जो आपके पास पुल है वो किस साइड को है, इस साइड को खींच रहा है वो। ठीक है, अब Clear. देखो, ठीक है, अब मैं वहीं पे इसको ऐसे बनाऊं, देखो यहाँ पे आपके पास में एक और डायग्राम बनाती हूँ। अब आपको पता है ये जो एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, मायोफिलामेंट में हो रही है। मायोफिलामेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास, मायोफिलामेंट है, मायोफिब्रिल बोल सकते हो। मायोफिब्रिल में क्या होती है, दो जेड लाइंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं,
दो जेड लाइन के बीच में जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं, जो आपके पास फंक्शनल यूनिट है मसल की, ठीक है। अब जिसमें जेड लाइन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। जेड लाइन के ऊपर क्या होगा? थिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेंटर में कौन सी लाइन होती है? एम लाइन होती है, ठीक है। एम लाइन पे कौन सा फिलामेंट होता है? थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। अब आपके पास क्या सिनेरियो आ गया? आपके पास ये सिनेरियो आ गया कि जो आपके पास ये जो फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, उसने क्या किया? इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ। ये चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इमेजिन करो इनको, ठीक है। आपको पता है ना, इससे थिक फिलामेंट ऐसे होता है, इसके दो ऐसे हेड्स होते हैं इसके, ठीक है। तो मैंने वो सिंपली बनाया था वैसे, ठीक है। ऐसे हेड्स होते हैं इसके, ऐसे हेड है, ठीक है, और इसकी टेल है, हेड है, टेल है, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास। अब देखो, जो आपके पास थिक फिलामेंट है, ये आपके पास थिक फिलामेंट है, और ये आपके पास कौन सा फिलामेंट है? ये आपके पास थिन फिलामेंट है, ठीक है। जब एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो ये क्या करेगा? पावर स्ट्रोक लगाएगा। पावर स्ट्रोक लगाएगा तो ये जो आपके पास थिन फिलामेंट है, इसको अंदर की साइड खींचेगा, ठीक है। अब जो ये लाइन क्या होगी? अब ये अंदर की साइड आ रही है, तो यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अंदर की साइड इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। सेम इस साइड से भी क्या हो रहा है? ये यहाँ पे था, अब इसको क्या कर रहा है? अंदर की साइड खींच रहा है, ठीक है। इसको हमने बोला, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ पे क्या है? ये मायोसिन फिलामेंट है, उसके ऊपर कौन स्लाइड कर जा रहा है? एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। जो मायोसिन फिलामेंट है, उसके ऊपर कौन स्लाइड कर रहा है? एक्टिन फिलामेंट। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। समझ आया क्यों बोला स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? क्योंकि क्या हो रहा है आपके पास? जो मायोसिन है और जो एक्टिन है, ठीक है, दोनों को क्या बोला जाता है? हम फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, मायोसिन को हम थिक फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है? जो मायोसिन है उसके ऊपर एक्टिन, मतलब थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करा जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? इसको क्या बोला? इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोल दिया, ठीक है। अब देखो, मान लो अब यहाँ पे क्या हुआ? इसने इसको अंदर को क्या किया? पुल किया, यहाँ तक पुल कर लिया, पूरा एम लाइन तक पुल कर लिया, ठीक है। तो मतलब क्या है? जो जेड लाइन है, अब वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे ग्रीन से रिप्रेजेंट करी मैं। अब ये जेड लाइन है, वो अंदर को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड से अगर खींच रहे हैं तो जेड लाइन क्या हो जाएगी? आपके पास अंदर को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो, अब आपके पास अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं, देखो हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी इसमें, आप मेरे को बता सकते हो? दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कोमीर, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे जेड टू जेड लिख दिया मैंने ना, जेड टू जेड लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमीर बोलते हैं। सार्कोमीर बोलते हैं, ठीक है। जहां पे जिस स्पेस में सिर्फ कौन सा फिलामेंट होता है? सिर्फ थिक ही फिलामेंट होता है, उसको क्या बोलते थे हम? एच जोन, ठीक है। एच जोन में क्या होता है? ओनली थिक फिलामेंट, ये पिछले कल ही बताया मैंने आपको, ठीक है। आइसोट्रोपिक बैंड क्या होता है आपके पास? यहाँ पे कौन होता है? सिर्फ ओनली थिन फिलामेंट, राइट, थिन फिलामेंट, ठीक है। और ए बैंड क्या होता है आपके पास? जहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है? थिक फिलामेंट। अब बेशक उसमें क्या होता है? थिन फिलामेंट ने ओवरलैप किया होता है, बट थिक फिलामेंट बोलता है जहां तक मैं हूँ मेरा स्पेस है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? थिक फिलामेंट होता है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है आपके पास? जो जेड लाइन है, जो यहाँ पे थी, अब यहाँ कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई, अंदर को पुल हो रही है, अंदर को खींच रही है, ठीक है। तो जेड लाइन पहले यहाँ पे थी, जेड लाइन अब कहाँ पे आ गई? जेड लाइन आ गई, समझ आया? अब मैं वहीं पे बोलूँ आपके पास एच जोन, देखो एच जोन कौन सा स्पेस था?
जिसमें क्या था आपके पास, ये वाला स्पेस जिसमें कोई भी आपके पास थिन फिलामेंट नहीं था, उसको हमने क्या बोल दिया था, उसको हमने एच जोन बोल दिया था। ठीक है, जो मैं येलो से शेड कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो जब आपने क्या हुआ, जब आपके पास मायोसिन ने क्या किया, जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है इसको अंदर को पुल किया। ठीक है, अंदर को पुल किया तो ये कहां तक पुल लेके आ गया, ये जो थिन फिलामेंट है उसको एम लाइन के पास पास लेके आ गया। ठीक है, तो इस केस में जो एच जोन होगा वो रहेगा या नहीं रहेगा, एच जोन क्या हो जाएगा आपके पास, या तो क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं आई बैंड की। ठीक है, आई बैंड कौन सा बैंड था, जहां पे सिर्फ आपके पास आई ही प्रेजेंट था, मतलब जहां पे थिन फिलामेंट ही प्रेजेंट था उसको हमने क्या बोला था, आई बैंड बोला था। अब देखो ये जो थिन फिलामेंट है अगर इसको अंदर को खींचा जा रहा है, ठीक है, तो जो आई जोन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पहले अगर आपके पास यहाँ पे अगर ये आपके पास आई जोन था यहाँ तक लेके, ठीक है, अब क्या हो गया, आई जोन कितना रहा, यहाँ से यहाँ तक ही रहा। ठीक है, तो आई जोन क्या हो गया आपके पास, आई जोन आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे बात करूं मैं ए बैंड की, ए बैंड की लेंथ पहले भी कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब भी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। ठीक है, तो ए बैंड क्या रहेगा, रिमेन सेम। ठीक है, सार्कोमियर यूनिट क्या कर जाएगी आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझ आया। मैम ए बैंड का बता दो फिर से। ठीक, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके पास। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आपके पास एक सार्कोमियर है। ठीक है, सार्कोमियर में क्या है आपके पास, ऐसे तीन फिलामेंट है, बीच में आपके पास कौन सी लाइन है, एम लाइन है। ये नॉर्मल सार्कोमियर बना रही हूँ मैं आपके पास, सिंपल ऐसे बना दिया मैंने इसको एम लाइन को। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इतना सबको पता है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट है, ये आपके पास मायोसिन फिलामेंट है। अब देखो जो जोन जहां पे सिर्फ आपके पास थिक ही फिलामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एच जोन। इसको हम क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। अब वो एरिया जहां पे सिर्फ थिन ही फिलामेंट प्रेजेंट है, तो थिन फिलामेंट कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या है, सिर्फ थिन ही फिलामेंट है और कोई फिलामेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इस एरिया को हमने क्या बोला, इस एरिया को हमने बोला आई। ठीक है, आई बैंड। ठीक है, वो एरिया जहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट है। ठीक है, बट फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट का ही एरिया मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहां से लेके यहाँ तक जहां तक आपके पास थिक फिलामेंट है यहाँ तक। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ए बैंड। ठीक है, और ये क्या आपके पास, ये जेड लाइन है, और ये भी क्या आपके पास जेड लाइन है। इतना क्लियर है। वहीं पे अगर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी उस केस में क्या होगा, ये जो आपके पास यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा, मायोसिन के जो हेड होंगे वो किसके साथ बाइंड करेंगे, एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करेंगे। ऐसे मायोसिन के हेड किसके साथ बाइंड करें, एक्टिन फिलामेंट पे। अब इन पे स्ट्रोक लगाएंगे, मतलब अंदर को खींचेंगे इसको, ऐसे अंदर को खींच रहे हैं। ठीक है, स्ट्रोक लगा रहे हैं, अंदर को खींच रहे हैं, स्ट्रोक लगा रहे हैं, ऐसे पावर स्ट्रोक लग रहा है, ऐसे अंदर को खींचा जा रहा है ये। ठीक है, अगर अंदर को खींचा जा रहा है तो जो आपके पास एच जोन है, ठीक है, जहां पे क्या था, सिर्फ आपके पास एच जोन क्या थी आपके पास, जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट ही था, तो कोई थिन फिलामेंट नहीं था। अब वो एच जोन क्या हो जाएगा, रहेगा वो एच जोन। उस एच जोन में, एच जोन क्या था, पर्सनल स्पेस था आपके पास थिक फिलामेंट का। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उस केस में क्या हुआ, जो आपके पास मायोसिन है उसने थिन फिलामेंट को अपने ऊपर स्लाइड कर लिया। अपने ऊपर स्लाइड कर लिया का मतलब क्या है, जो इसका पर्सनल स्पेस है वो खत्म हो गया।
ठीक है। अब जो H जोन है या तो वो कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, या तो अब्सेंट ही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं सेकंड की बात करती हूँ आपके पास। ठीक है, ए बैंड पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही रहा। ठीक है, तो ए बैंड क्या रहेगा, ए बैंड रिमेन सेम। ए बैंड क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो आपके पास ए बैंड है वो क्या कर रहा है, जो आपके पास थिन फिलामेंट है उसको अपने ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ थिन बैंड को खींच रहा है, इसलिए जो ए बैंड है वो सेम रहेगा, ए बैंड रिमेन सेम। पहले भी ए बैंड कितना था, यहां से लेके यहां तक ए बैंड था, अब भी यहां से लेके यहां तक ए बैंड ही रहा। बट इसने क्या किया, जो आपके पास ये था एक्टिन था, इसको अपने ऊपर स्लाइड के लिए, मतलब इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो आपके पास जेड लाइन है वो भी खींचेगी। ठीक है, तो आपके पास जेड लाइन है वो भी पास में आ जाएगी। अगर आपके पास जेड लाइन पास में आ जाएगी तो जो आपके पास पहले ये जेड लाइन यहाँ पे थी, अब ये जेड लाइन यहाँ पे आ गई, तो जो आई फिलामेंट है, ठीक है, जो आई है आपके पास, आई बैंड, पहले इतना आई बैंड था, अब कितना सा बचा, इतना सा आई बैंड बचा। समझ पा रहे हो, पहले, अब आपके पास इतना सा आई बैंड बचा, पहले आपके पास इतना आई बैंड था। क्लियर है, तो आई बैंड के साथ क्या होगा, आई बैंड क्या कर जाएगा आपके पास, आई बैंड रिड्यूस्ड कर जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जेड लाइन क्या आ जाएंगे, जेड लाइन पास आ जाएंगी। ठीक है, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन एक दूसरे के, ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इनकी जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर सारी चीजें रिड्यूस हो रही हैं, अगर जेड लाइन पास पास में आ रही है, ठीक है, तो आपके पास जो सार्कोमियर होगा, देखो जेड लाइन पहले ये वाली थी, अब ये यहाँ पे आ गई जेड लाइन। ठीक है, तो मसल है वो क्या थी, अगर पहले इस साइज की थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके कितनी रह गई, इतनी रह गई। ठीक है, अगर सार्कोमियर जेड लाइन पास में आ रही है तो सार्कोमियर यूनिट क्या है, पहले ये वाली आपके पास सार्कोमियर यूनिट क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, पहले आपके पास ये सार्कोमियर थी, अब कितनी रही, अब ये आपके पास सार्कोमियर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ क्या क्या होगा, कैसे होगा। यस मैम। ठीक है, तो जब आपके पास दो जेड लाइंस पास आ रही हैं एक दूसरे के, तो मतलब क्या कर रही है, सार्कोमेयर यूनिट को छोटी कर रही है। आपने हमेशा याद रखना सारी चीजें आपके पास रिड्यूस हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास ए बैंड है वो रिड्यूस नहीं होगा। क्यों रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि क्या कर रहा है वो, जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है उसको अपने ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, खुद वो चेंज नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज हो रही है, इसने क्या किया, पावर स्ट्रोक लगाया और इसको अंदर को पुल कर रही है। अंदर को पुल समझ गए, जो आपके पास एम लाइन है उसके पास लेके आ रही है, मान लो आपके पास एम लाइन है, उसकी साइड को पुल कर रही होगी, इस साइड को। ठीक है, इसको खींच रही होगी। तो अगर आपके पास जेड लाइन है और ये आपके पास एम लाइन है, तो इधर जेड लाइन होगी। तो अगर इसको खींच रही है, ठीक है, जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है, अगर इसको खींचा जा रहा है तो ये क्या करेगा, अपने साथ साथ जेड लाइन को भी खींचेगा। ठीक है, तो जेड लाइन पास में आ जाएगी। ठीक है, और जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है वो किसको टच कर रहा होगा, एम लाइन को टच कर रहा होगा, इसलिए एच जोन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे भी यही शो कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब आपके पास सिग्नल आ जाएगा, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूटी में प्रोसेस होती रहेगी, नया एटीपी जो आपके पास मायोसिन का हेड है वो क्या करेगा, एटीपी लेता जाएगा, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता जाएगा, रिलीज करता जाएगा। ठीक है, और एटीपी से क्या करता जाएगा, वो एनर्जी लेता जाएगा। अब जब आपके पास क्या होगा, जो सिग्नल है वो स्टॉप हो गया। सिग्नल स्टॉप का मतलब क्या है, जब कुछ न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब जब ये मोटर न्यूरॉन ने एसिटाइल कोलिन को रिलीज करना बंद कर दिया। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या है आपके पास, न्यूरो है। ये क्या है आपके पास, न्यूरो। ठीक है, ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। वहीं पे मैं अगर बात करूं मसल रिलैक्सेशन की, मसल
रिलैक्सेशन की। उस केस में क्या होगा, आपके पास जो मोटर न्यूरॉन है जो सिग्नल लेके आ रहा है उसने क्या कर दिया, स्टॉप रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब उसने क्या किया, ट्रांसमीटर को रिलीज करना बंद कर दिया, ठीक है। और जो आपके पास साइनेप्स में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा अब वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, किसमें, एसिटाइल प्लस कोलिन, ठीक है। जो रिमेनिंग आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिन होगा, वो आपके पास एंजाइम की हेल्प से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा, एसिटाइल प्लस कोलिन में। अब इस केस में क्या होगा, जो आपके पास मसल सेल है या जो मायोफाइबर है, ठीक है, मायोफाइबर पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं उनपे क्या होगा, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अटैच नहीं होगा। अगर इन पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर अटैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर नो डिपोलराइजेशन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो आप, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्स, ठीक है, पहले भी समझाया था मैंने। रीपोलराइजेशन ऑफ मायोफाइबर, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, पहले डीपोलराइजेशन हुआ था कि सोडियम आयन अंदर जा रहा था और पोटेशियम आयन बाहर आ रहा था, ठीक है। अभी क्या होगा, जो आपके पास जो पोलैरिटी चेंज हो गई थी वो फिर से मेंटेन हो गई, ठीक है। अब पोटेशियम सबसे ज्यादा बाहर है और पोटेशियम सबसे ज्यादा अंदर है और सोडियम सबसे ज्यादा बाहर है, ठीक है। रीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, ठीक है, नो रिलीज ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो नो चेंज इन ट्रोपोनिन, नो चेंज इन troponin and myosin position, troponin and tropomyosin position, ठीक है। अगर उनकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपके पास ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन मास्क थी मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो आपके पास अब कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आपके पास ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, तो क्रॉस ब्रिज बना होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या थी आपके पास, ये एक्टिन है, यहाँ पे क्या थी, मायोसिन बाइंडिंग साइट थी जो एक्सपोज थी जिसके साथ मायोसिन बाइंड कर रहा था। अब इसके पास क्या आ गया, इसके पास आगे यहाँ पे क्या आ गई, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अटैच हो गई, तो आपके पास जो मायोसिन है वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, जो क्रॉस ब्रिज बना था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो गया तो जो मसल थी जो क्या हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी, वो क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मसल। क्लियर है, समझ आई मेरी बात या नहीं आई? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो जो आपके पास मेनली क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एच जोन के पास क्या होगा, ठीक है, एच जोन का क्या होगा, यहाँ से, ठीक है, ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। जेड लाइन का क्या होगा, एच जोन का क्या होगा, आई बैंड का क्या होगा, ए बैंड का क्या होगा, ठीक है, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली आपने याद रखना है, हर चीज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, किसको छोड़ के, ए को छोड़ के। ए बैंड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी सारी चीजों में क्या हो जाएगी, अल्टरेशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ना क्लियर है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। समझ आया क्यों बोला स्लाइडिंग फिलामेंट?
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है इसी को ही, ठीक है। और जो आपके पास ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो आपके पास दी थी, गिवन बाय, इधर लिख रही हूँ मैं नीचे, ठीक है, एंड्रयू हॉक्सले, हॉक्सले। और इन 4 साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी और सबने इंडिपेंडेंटली दी थी, अलग अलग थ्योरी दी थी, ठीक है। जीन हेंसन, जीन हेंसन, ठीक है, एंड राल्फ नीडरबर्ग, ठीक है। ऐसे पूछते नहीं है, अगर आपको ऑप्शंस में आएगा तो कैसे आएगा, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो जो क्वेश्चन आता है हमेशा उसमें जो ऑप्शन आती है वो ऐसे आती है, ठीक है, हॉक्सले एंड हॉक्सले, जीन हेंसन एंड हॉक्सले, ठीक है, ऐसे आती है, ठीक है। या फिर कोई और, जैसे हॉक्सले के साथ कोई और ऑप्शन दे दी गई होगी आपके पास, ठीक है। तो सिंपली जो आपके पास माना जाता है इन सभी को, ठीक है, इन सब ने दी थी आपके पास जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी, ठीक है। और इन सब ने ये जो थ्योरी दी थी वो इंडिपेंडेंटली दी थी, मतलब अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है, एक साथ मिलके ये काम नहीं कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। जो आपके पास मसल फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सिंपली आप मसल फाइबर लिख सकते हो। एक आपके पास रेड मसल फाइबर होता है और एक आपके पास व्हाइट मसल फाइबर होता है, 2 टाइप के। फर्स्ट है आपके पास रेड मसल फाइबर और एक है आपके पास व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। तो जो आपके पास रेड मसल फाइबर होता है, ठीक है, नाम से पता लग रहा होगा, जो रेड मसल फाइबर होता है वो कैसा अपीयर होता है, अपीयर्स रेड, ठीक है। अब देखो ये जो रेड होगा वो किस वजह से होगा और क्यों होगा, ठीक है। मान लो आपके पास मसल, अब आप समझते होंगे अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पास मसल की, ठीक है, तो आपके पास मसल किसकी बनी होगी, सेल की बनी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। मैं जब बात करती हूँ आपके पास मसल की, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपके पास एक मसल सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जो मसल सेल है, ठीक है, उसमें आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था आपके पास, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा था, कैल्शियम आयन को स्टोर कर रहा था। वैसे ही जो आपके पास मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो मायोग्लोबिन है ये होता है स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है आपके पास, मायोग्लोबिन है, ठीक है। और मायोग्लोबिन क्या करता है आपके पास, स्टोर करता है ये ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब आपको इतनी बात क्लियर होगी, अगर ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है इसके पास तो मतलब क्या होगा, इसके ब्लड वेसल्स भी इसके पास क्या आ रही होंगी, ज्यादा आ रही होंगी। इतना क्लियर है, ठीक है। तो जो रेड मसल फाइबर होता है वो क्या होता है, अपीयर होता है रेड, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखो जो आपके पास रेड मसल्स फाइबर होती हैं उनके पास क्या है, मायोग्लोबिन भी ज्यादा होता है। अगर मायोग्लोबिन ज्यादा है तो उनके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर, ठीक है। और देखो आपको रेड मसल्स फाइबर वहां पे देखने को मिलेंगी
जहां पे क्या है आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन है। समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब? ये जो आपके पास ऑक्सीजन स्टोर करी है मसल ने, वो क्यों स्टोर करी है? ठीक है, मान लो आपके पास कोई ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास बैकबोन है, ठीक है, जिसको आप वर्टिब्रल कॉलम बोलते हो, ठीक है, वो किस में हेल्प कर रही है? आपका पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। जैसे अब आप बैठे हो, किस वजह से बैठे हो? बैकबोन की वजह से, ठीक है। तो जो आपके पास बैकबोन है वो हमेशा किस स्टेट में रहती है? पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, ठीक है। पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट समझ गए? पार्शली मतलब हाफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है, जो किस में हेल्प कर रही है आपके पास? टू मेंटेन द पोस्चर, मेंटेन पोस्चर, ठीक है। अब देखो जो आपके पास जिनमें क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बट कैसे कॉन्ट्रैक्शन है? कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन है। आप खड़े हो, चल रहे हो, ठीक है, हर कंडीशन में क्या चाहिए? जो आपके पास मसल हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ठीक है। तो जहां पे आपके पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वहां पे क्या चाहिए? आपको पास ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? वो आपके पास ऑक्सीजन स्टोर हो रही है मायोग्लोबिन की फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है? पार्शियल हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन कम है, कॉन्ट्रैक्शन कम है, बट क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बट कॉन्टिन्यूअसली, एक कॉन्टिन्यूटी में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वाइल्ड नहीं है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, स्टोर करता है कैल्शियम आयन को, ठीक है। तो ज्यादा कैल्शियम आयन किन मसल्स में स्टोर होगा? जिनकी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, जैसे आपकी लेग्स की मसल है, ठीक है, जिनमें फटीग जल्दी हो जाती है, ये जैसे आई की मसल है, ठीक है। तो उनमें क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, जिन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है उसमें क्या होगा? कैल्शियम आयन, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? ज्यादा होगा और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्शन थोड़े टाइम के लिए होगी, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? मसल थक जाएंगे। समझ पा रहे हो? वहीं पे मैं बात करूं आपके पास व्हाइट मसल फाइबर की, जो आपके पास व्हाइट मसल फाइबर होते हैं वो क्या अपीयर होंगे? अपीयर येलो और व्हाइट, लाइट येलो, सिंपल बोल सकते हो लाइट येलो या व्हाइटिश अपीयरेंस होती है, इसलिए क्या बोला उसको? व्हाइट मसल फाइबर बोला, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? मायोग्लोबिन कम होता है। मतलब मायोग्लोबिन क्या है? स्टोर्ड है, जब स्टोर्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। एक तो आप क्या कर रहे हो? कॉन्टिन्यूसली रेस्पिरेशन कर रहे हो और उस ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो, एक तो वो है। एक आपके पास आपके मसल सेल ने स्टोर्ड कर ली है, ठीक है। तो आपके पास मायोग्लोबिन क्या है? स्टोर्ड ऑक्सीजन है, वो क्या होंगी? कम होंगी। अगर आपके पास मायोग्लोबिन कम है, ठीक है, तो जो आपके पास मसल होगी वो कैसी अपीयर होगी? व्हाइट कलर की अपीयर होगी, ठीक है। अब जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है इन मसल्स में, वो कैसी होती है आपके पास? हाई होती है। तो जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो क्या होगा? हाई रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल है आपके पास एक्सटेंसिव मसल ऑफ द बोन, एक्सटेंसर मसल ऑफ द बैकबोन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं आपके पास मसल ऑफ आई। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अगर आप ज्यादा देर कहीं देखते हो या कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो आईज होते हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। और जो आपके पास ऑक्सीजन का यूज करेंगे, जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होता है, ये जल्दी फटीग हो जाती है, मसल फटीग जल्दी हो जाती है इनमें, ठीक है। मसल ऑफ आई को क्या बोलते हैं, मसल ऑफ आई में क्या, किसका एग्जांपल है, व्हाइट मसल फाइबर का है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपके पास लेग मसल्स, ठीक है। इसलिए जब आप ज्यादा चल लेते हो तो आपको क्या होती है, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है आपके पास, आपको पता होगा यहाँ पे कैसी रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मसल फटीग है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगी, जब आपके पास ऑक्सीजन अब्सेंट है, उस केस में कौन सी रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगी, मसल फटीग हो जाएगी, जो मसल है वो जल्दी थक जाएंगी, ठीक है, अगर ज्यादा काम करोगे। इतना समझ आ गया आपको? यस मैम। यस, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज और पता होगी, ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे जनरली कौन सी रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है, जो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन स्टोर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का यूज करके कौन सी रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। तो जो नॉर्मली है, तो क्या होता है आपके पास, पेन नहीं होता है इनमें, ठीक है। नॉर्मली क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है, ठीक है। बट जो आपके पास जैसे आई की मसल है, आप कुछ टाइम काम करते हो तो आप परेशान हो जाते हो, फिर आपको क्या चाहिए, इन मसल्स को रेस्ट चाहिए, आप आंखें बंद कर लेते हो, सो जाते हो थोड़ी देर, ठीक है। तो सोने के बाद आपकी मसल्स कहते होती है, रिलैक्स होती है, ठीक है। तो फिर आप अच्छा फील करते हो। इतना समझ आया? आगे यस हम मैम। आपके पास बात करेंगे आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की। सॉरी। अब देखो, जो आपके पास रेस्पिरेशन होता है, इसको हम डिटेल में प्लांट्स फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में सेम ही चीज होती है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, जो रेस्पिरेशन होती है वो टू टाइप की होती है, एरोबिक और एनारोबिक, है ना, एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक ये रेस्पिरेशन नेक्स्ट कौन से टॉपिक होते है मैम, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन, टॉपिक करवा रहे हैं अगला या इसमें हैं? नहीं करवा नहीं रहे हैं? नहीं, इसी में करवा रही हूँ मैं, ओके कि जो आपके ओके पास क्रैम्प्स आते हो किस वजह से आते हैं, ओके। ठीक है। जो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी वजह से होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी वो किस, कहाँ पे होगी, जो आपके पास ऑक्सीजन है उसकी अब्सेंस में होती है, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज, ठीक है, जब आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, वो ब्रेक होता है और क्या बनाता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस साइकिल को ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस। और जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके पास, अब आप इमेजिन करते चले होंगे इस सारी एक्टिविटीज को, कहाँ पे, सेल में। आपको पता है, मान लो एक मैं बड़ी सी सेल बना रही हूँ, ठीक है। सेल में क्या होता है, बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बीच में क्या होता है, सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा एंड अनदर ऑर्गेनेलिज होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड, और एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अभी जो पायरुविक एसिड है वो क्या करेगा, आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो अंदर वाला येलो वाला पोर्शन है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या करेगा, जाके ऑक्सीजन का यूज करेगा,
सिंपली या फिर सिंपली आप ऐसे लिख लो इसको, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या चलेगा, एक साइकिल चलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोलते हैं। ठीक है, साथ में जो आपके पास ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने पिंक में बना दी है जो अभी, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपके पास चलता है ईटीएस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम किसका ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। अब ये जो ऑक्सीजन का यूज करके हम क्या करते हैं, आपके पास एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, अराउंड 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। इतना आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब मान लो जब आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ ये वाली एक्टिविटी बंद हो गई, अब माइटोकॉन्ड्रिया वाली एक्टिविटी क्या हो गई है, बंद हो चुकी है, ये नहीं हो रहा है। सिंपली क्या हो रहा है, ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलिसिस चल रही है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड आगे चल के ब्रेक हो रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब जो आपके पास लैक्टिक एसिड है, अगर वो एक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो आपके पास लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन है उसकी वजह से क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड है वो कब प्रोड्यूस होगा, इन केस ऑफ, अब बताओ मेरे को, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक। कौन सी रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखो इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोला, क्योंकि जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट रहा है साइटोप्लाज्म में, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ही टूट रहा है ये, ठीक है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो बिना ऑक्सीजन से काम हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल दिया। ठीक है, अब ये क्या है, आपके पास लैक्टिक एसिड बनाएगा और अराउंड 2 एटीपी आपको देता है। ठीक है, बट जो आपके पास लैक्टिक एसिड है वो अक्युमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं आपको, मसल क्रैम्प। ठीक है, मसल क्रैम्प्स अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या अक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो आपके पास ये जो लैक्टिक एसिड है वो क्या होता है आपके पास, मतलब जो क्रैम्प्स होते हैं वो 4-5 दिन रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अभी यहाँ पे से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हर सेल को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड में क्या है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा आपके पास लीवर में। ये आपके पास लीवर, ठीक है, लीवर में जाएगा और क्या करेगा, ये जो आपके पास लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ये अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड है ना, ब्लड लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे जा रहा है, अब इस प्रोसेस को होने में आपके पास 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितने लैक्टिक एसिड की अकुमुलेशन हुई है, कितना लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हुआ है, जमा हुआ है। ठीक है, अब लीवर में क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड है वो फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, 80% जो आपके पास लैक्टिक एसिड है वो फिर से क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, और उसको बॉडी फिर से सेल उसको फिर से यूज कर लेगी। ठीक है, 80% क्या बना रहा है आपके पास, ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, और जो आपके पास 20% है वो CO2 की फॉर्म में क्या हो जाता है, CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, लंग्स के थ्रू उसको क्या निकाल देंगे हम, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और जो आपके पास ग्लूकोज है वो, देखो लैक्टिक एसिड क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, किसमें, ग्लूकोज में हो गया और CO2 में हो गया। ग्लूकोज में हुआ और किसमें हुआ, CO2 में हुआ। ग्लूकोज वाला हमने क्या कर लिया, फिर से यूज कर लिया। ठीक है, और CO2 हमने क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। ठीक है, मतलब लंग्स के थ्रू बाहर फेंक दिया। ठीक है, इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा साइकिल है इसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। इसको बोला जाता है कोरी साइकिल। क्लियर हुआ, यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जो आपको क्रैम्प्स हैं वो 4-5 दिन रहते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को होने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, 4-5 दिन का टाइम लग रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है,
नॉर्मल आपके पास जो लेग्स हैं, जैसे आप काम कर रहे थे बिना पेन के भी आप चल पा रहे थे, वैसे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं आपके लेग्स। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। एच जोन, ए जोन, आई बैंड, जेड लाइंस का क्या हो रहा है, ठीक है, मसल रिलैक्स कैसे होगी, ठीक है। मोटर यूनिट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोटर यूनिट, तो मोटर यूनिट क्या होता है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं मोटर यूनिट क्या है आपके पास, किससे मिलके बना होता है मोटर यूनिट? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल सेल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।